हेलो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये पुस्तक है जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो बने रहना इस वीडियो में। इसमें हमें 84 पेज हैं जिसको हम कंप्लीट करेंगे। एक दो वीडियो में हो जाए तो फिर ठीक है, आप बने रहना। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स हैं आप नोट डाउन करते चलना। बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं। भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा संबंधी अनुच्छेद एवं उपबंधों की जानकारी देना। दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से अवगत कराना। तीसरा पॉइंट है, बाल अधिकार क्या है, राष्ट्रीय बाल नीति और इनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो ये टॉपिक थे जो कि इस चैप्टर में मेन है। तो हम लोग एक एक करके सभी को समझते हैं और सीखते चलते हैं। ठीक है ना। प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा प्रथम प्राथमिकता की वस्तु है। यह पहली सीढ़ी है जिससे सफलतापूर्वक पार करके ही कोई राष्ट्र अपने अभिष्ट लक्ष्य तक पहुंच पाता है। ठीक है ना। राष्ट्रीय विचारधारा एवं चरित्र निर्माण करने में जितना महत्वपूर्ण स्थान प्राथमिक शिक्षा का है, उतना ही किसी दूसरी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक गतिविधि का नहीं है। इसका संबंध किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग से न होकर देश की जनसंख्या, देखिए, देश की पूरी जनसंख्या से होता है। इस प्रकार सब व्यक्तियों की शिक्षा अथवा जनसाधारण की शिक्षा ही राष्ट्रीय प्रगति का मूलधार है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। संसार के सभी प्रगतिशील देश के समान भारत में भी बाल एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है। आगे देखते हैं। इसलिए संविधान सभा, जिसने देश को संविधान का विकास किया, निम्नलिखित शब्दों में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत घोषित किया। राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्षों के अंदर सब बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर सकें, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। सम्मति सूची के बारे में जो कोष्टक बना वो देख लेते हैं। सम्मति सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार को नीति एवं कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है। सम्मति सूची, अगर सम्मति सूची आपको नहीं पता तो बता दें। सम्मति सूची वो होती है जिसमें हमारी शिक्षा आती है, और सम्मति सूची वो होती है जिसमें हमारा राज्य और केंद्र दोनों की ही जिम्मेदारी हो। ठीक है। तो उसी को सम्मति सूची कहते हैं। मतलब शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर भी है और केंद्र सरकार के ऊपर भी। अब हम लोग बात करते हैं आगे। सन 1976 में पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था। पहले था 1976 में। संविधान द्वारा 1976 में किए गए संशोधन से शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर सम्मति सूची में डाला गया, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय एवं एकीकृत स्वरूप से सुदृढ़ करने का उत्तरदायित्व लिया। इसके अंतर्गत सभी स्तरों पर शिक्षकों की योग्यता एवं स्तरों को बनाए रखने में देश की शिक्षा आवश्यकताओं का आकलन एवं रखरखाव सम्मिलित है। आप समझ गए होंगे 1976 में संशोधन हुआ, ये याद रखना दोस्तों। तब सम्मति सूची में जोड़ा गया। ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में ऐसी अनेक महत्वपूर्ण अनुच्छेद उपलब्ध है जिनका शिक्षा से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संबंध है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष की अवधि में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र में सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत 51 का के अनुसार हर अभिभावक या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा।
मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत अनुच्छेद 91 का में बताया कि हर अभिभावक या संरक्षक मतलब माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेजेगा, उसे शिक्षा ग्रहण करवाएगा। आगे देखते हैं मुख्य बिंदु। सन 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का दायित्व था। संविधान में 1976 में किए गए संशोधन के पश्चात शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को शिक्षा संबंधी व्यवस्था को करने का उत्तरदायित्व होगा, ये सब बताया गया। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में अनेक उपबंध और धाराएं हैं जिनका शिक्षा के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है। यह उपबंध संविधान के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकार आदि में संकलित है। आगे हम लोग देखते हैं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 अनुच्छेद 21, ये याद रखना 2009 में अनुच्छेद 21, ठीक है ना। देश तथा समाज के लिए उपयोगी सहयोग एवं उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करने में शिक्षा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा के प्रमुख स्तरों प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च स्तर में से प्रारंभिक शिक्षा समग्र शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का संकल्प व्यक्त किया गया, परंतु अब संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21 जोड़कर बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का मौलिक अधिकार में सम्मिलित होगा। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद में 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हो गया। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 27 अगस्त 2009 को इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया। इसके साथ ही देश के हर एक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया। ये हमारा मौलिक अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करना। आइए हमारा देखते हैं अनुच्छेद 29 में ऐसे समुदाय को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं के स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा और राज्य ऐसी शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह किसी धार्मिक संप्रदाय के प्रबंध में है। मतलब कोई भी धर्म का हो, सभी लोग शिक्षा अपना पाएंगे, ये सब बता रहा है। आगे देखते हैं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु हर एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के दायित्व को निर्धारित करता है। इस अधिनियम में अध्याय 7 और 38 खंड प्रत्येक अध्याय के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हम लोग देखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, इस तरीके से ओके ना, प्रस्तावना रूप ये सब तो हम लोग ये दिखा देते हैं आपको, और आपको पीडीएफ की चिंता नहीं करनी है, आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं और यहाँ पर अपने मुख्य बिंदु ये सब, ठीक है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ये आपको दिखा देते हैं यहाँ से। बाल अधिकारों के प्रति जागरूक फिर भी सोचे ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरीके से यहाँ तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, इसको स्टार्ट करते हैं। 22 अगस्त 1947 को भारत सरकार ने बच्चों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की, जिसके अंतर्गत बालकों के पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास हेतु सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए। ये भी टॉपिक देख लेते हैं। बालक के जन्म से पूर्व तथा उसके बाद पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना राज्य का प्रमुख दायित्व है। दूसरा पॉइंट, राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है, इसको याद रखना। बालकों को उनके माता पिता से अलग नहीं रखा जाए जब तक कि वे अपने जीवन यापन में सक्षम न हो। और पॉइंट, राज्य द्वारा बालकों के पोषक तत्वों के अभाव को दूर करने के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया जाए। 5 पॉइंट, जो बालक औपचारिक शिक्षा से लाभ उठाने में सक्षम नहीं होते, राज्य को उन्हें शिक्षा देने के लिए
अन्य तरीके उपलब्ध कराए जाएं। जैसे कि अंधे बहरे गूंगे बच्चे भी होते हैं बेचारे, उनको भी शिक्षा के लिए अवसर मिले, कुछ अलग तरीके से उनको भी शिक्षा दी जाए। ठीक है ना। 6 पॉइंट, राज्य द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को जोखिम पूर्ण उत्पादक कार्यों में लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 7 पॉइंट, प्रतिभा संपन्न बच्चों को पता लगाने, प्रोत्साहन देने एवं सहायता देने के लिए राज्यों में विशेष कार्यक्रम संचालित करना चाहिए। ठीक है, ये सब बताया कि प्रतियोगिता हो जिसमें बच्चों के मानसिक योग्यता और वो कितने होशियार हो इसके बारे में पता चले, तो ये प्रतियोगिता करवाते रहे, इस वजह से बताया गया इसमें। 8.1, राज्य को मादक पदार्थों के सेवन, उत्पादन तथा व्यापार आदि से बच्चों को बचाना चाहिए। 9 पॉइंट, विद्यालय में शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, वैज्ञानिक एवं सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। यही अभी चर्चा कर रहे थे हम लोग, इसी के बारे में बताया था मैंने। शिक्षा को ऐसे जीवन को तैयार करने वाली होनी चाहिए जिसमें बच्चों में समझ, शांति एवं सहिष्णुता की भावना का विकास हो सके। आगे देखते हैं, ये मेन टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देख लेना दोस्तों। अनुच्छेद 23 के अनुसार स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 23 के अनुसार स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्री और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है, इसमें बताया है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में क्या बताया वो और देख लें। अनुच्छेद 24 के अनुसार बच्चों को कारखानों या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध। अगर किसी ने बच्चे को 13 से या 12-13 साल का बच्चा है और इससे कमी का है और उसको आपने किसी कारखानों में लगा दिया तो ये दंडनीय अपराध है। अगर सरकार को पता चला तो आपको जेल हो सकती है। आगे देखते हैं, बालक नियोजन अधिनियम 1938, बाल श्रम अधिनियम 1986, बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम 1933, भारतीय कारखाना अधिनियम 1938, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, मोटर परिवहन कार्यक्रम 1961, शिशु अधिनियम 1961, कारखानों और खानों में 14 वर्ष की आयु तक बच्चों की नियुक्ति करने का प्रतिषेध करती है। 1992 के अधिनियम 34 द्वारा विकलांग बच्चों को प्रशिक्षण देने वाले व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम तथा तकनीकों को मानकीकृत रूप प्रदान किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 ने संविधान के खंड 3 में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद को जोड़ा जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार बना दिया गया तथा 4 अगस्त 2009 को अधिनियम रूप में पारित हो गया। पुनरावृत्ति बिंदु ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 नवंबर 1989, ठीक है 1989 याद रखना, 20 नवंबर 1989 दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बाल अधिकार की घोषणा की जिसे भारत सरकार द्वारा 11 दिसंबर 1952 को अंगीकृत किया गया था। वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में 1989 में हो गया और हमारे देश में 11 दिसंबर 1992 में ये लागू हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिखना चाहे तो लिख लें दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे चलते सारांश। बच्चे देश के भावी नागरिक होते हैं, उन्हीं के विकास पर देश का विकास निर्भर करता है। शिक्षा के द्वारा ही बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, अर्थात शिक्षा ही बच्चों के विकास की आधारशिला होती है। ये सब टॉपिक हैं, आगे हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, यहाँ से हम ये वाला टॉपिक देख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला। ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य व्यापार और जैन धर्म प्रचार करना था, लेकिन धीरे धीरे देश के पर्याप्त भूभाग के शासन की भागदौड़ कंपनी के हाथ में आने लगी और उसकी सत्ता ने राजनीतिक रूप धारण कर लिया। अपनी सत्ता के चिरस्थायी बनाने के लिए कंपनी द्वारा भारतीयों की शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जाना अनिवार्य हो गया। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय शिक्षा आरंभ होता है। ठीक है, भारतीय शिक्षा आरंभ होती है। यहाँ से हम देखते हैं प्रशिक्षु निम्न बिंदुओं पर चर्चा करें। ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा हेतु क्या क्या प्रयास किए। 1813 का आज्ञा पत्र क्या था, ये भी हम लोग देख लेते हैं। 1813 का आज्ञा पत्र। चर्चा उपरांत प्रशिक्षु स्पष्ट करें कि सन 1765 तक कंपनी की शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा देने तक सीमित रही, किंतु उसके उपरांत शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ और उस शिक्षा की संस्थाएं स्थापित की गई।
इस हेतु 1786 में कलकत्ता मदरसा तथा 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इन दोनों कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य मुसलमान नवयुवकों को मुस्लिम कानून और हिंदू नवयुवकों को हिंदू कानून योग्यता प्रदान करके अंग्रेजी न्यायाधीशों को सहायता देने के लिए तैयार करना था। 1813 ये वाला टॉपिक देखते हैं। कंपनी किस साहित्य का या पाश्चात्य या पाश्च या का प्रसार करेगी। साहित्य का किसी भाषा में प्रसार किया जाए, किन विधानों का प्रसार किया जाए, ये सब बताया गया है। आगे हम लोग टॉपिक देखते हैं अपना फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। फोर्ट विलियम की स्थापना तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सन 1800 में कलकत्ता नगर में की गई थी, फोर्ट विलियम की। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में की थी। ठीक है, याद रखना दोस्तों। में कलकत्ता नगर में की गई है। कॉलेज कंपनी के असैनिक कर्मचारियों के लिए था। उनको भारतीय भाषा, हिंदू मुस्लिम कानून एवं भारतीय इतिहास की शिक्षा प्रदान करना था। अतः सन 1818 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। पूना संस्कृत कॉलेज की 1818 में और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में। ये याद रखना दोस्तों। आप कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं। मेकाले का विवरण, ये वाला टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों। मेकाले का विवरण 10 जून सन 1834 को लॉर्ड मेकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानून सदस्य के रूप में भारत में पदार्पण किया। उस समय तक प्राच्य विवाद उग्रतम रूप धारण कर चुका था। बेटिक ने मेकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया। यहाँ सभापति होगा, यहाँ पर डंडा लगेगा, ठीक है ना। मेकाले शिक्षा द्वारा भारत में ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो रंग रूप में तो भारतीय हो परंतु वेशभूषा, बातचीत, चिंतन, विचारों में अंग्रेजी हो। इस तरीके से बस इतना ही काफ़ी है। इसके बारे में थोड़ा सा अलग टॉपिक देखते हैं। ये भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट देख लो आप। शिक्षा संस्थाओं का स्वरूप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये बना दिया फिगर तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। इसको देख लो। अगर शिक्षा तो आपका है ही, मान लो ये मेन टॉपिक, और आपने शिक्षा का ये किसी में भी बना दिया तो आपका इसमें काफ़ी अच्छा नंबर बढ़ सकता है। तो आपको हेडिंग यहाँ पर कर लेना, शिक्षा संस्थाओं का स्वरूप। इस तरीके से पहले आपको मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज और फिर विश्वविद्यालय, इतना टॉपिक याद रख लेना और आपको ये फिगर बना देना दोस्तों। इतना टॉपिक याद रखने हैं और आपको इस तरह से फिगर बना देना इस वाले पेपर में, या आप एक और पेपर उसमें भी बना सकते हो। ठीक है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है और इससे आपको काफ़ी नंबर मिल सकते हैं। इसके बारे में भी हम आपको दिखा देते हैं अगर ये कहाँ पर चर्चा करनी इसकी। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर इतना हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं हंटर कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम इसको समझते हैं। हंटर कमीशन 1882 से 1883 ईस्वी। सन 1884 के वुड के आदेश पत्र में निहित शिक्षा संबंधित संस्तुतियों से भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सन 1897 की क्रांति के फलस्वरूप भारतीय शिक्षा की प्रगति का मार्ग कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गया। यह क्रांति कंपनी के शासन के विरुद्ध भारतवासियों के प्रबल असंतोष को प्रकट करता है। अतः सन 1898 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के शासन को समाप्त करके इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सन 1880 में लॉर्ड रिपन को इस देश के नए गवर्नर जनरल के रूप में मनोनीत किया। लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं को दूर करने तथा जनसाधारण की शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग, इसको बोलते हैं इंडियन एजुकेशन कमीशन, की नियुक्ति की। इस आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। अतः इनके नाम से आयोग को हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। 1882 ईस्वी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी, इसको याद रखना दोस्तों। 3 स्टार दे रहे हैं हम। ठीक है, हंटर कमीशन, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें क्योंकि ये वाला टॉपिक आपको मॉडल में अच्छे से नहीं मिलेगा, इतना अच्छे से नहीं मिलेगा। ठीक है ना। आगे देते हैं आयोग की सुझाव व सिफारिश, सजेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं आयोग ने भारतीय शिक्षा के आयोग और क्षेत्रों का गहन अध्ययन करने के पश्चात उनके संबंध में सुझाव और सिफारिशों को प्रस्तुत किया। प्रशिक्षु प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में आयोग के दिए सुझावों पर चर्चा करें। ये सब
आइए हम लोग देख लेते हैं। चर्चा उपरांत स्पष्ट करें कि इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया और उसके प्रत्येक अंग जैसे नीति, संगठन, आर्थिक व्यवस्था, पाठ्य विषय, अध्यापक के प्रशिक्षण आदि के विषय में अपने सुझाव सरकार के सामने प्रस्तुत किए, जो निम्नवत। नंबर फर्स्ट, प्राथमिक शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आदिवासी और पिछड़ी जातियों में प्राथमिक शिक्षा प्रसार के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। दूसरा पॉइंट, तीसरा हमारा हो गया ये दूसरा था। ये तीसरा पॉइंट देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा को व्यावहारिक बनाया जाए। पाठ्यक्रम में ऐसे विषय सम्मिलित किए जाएं जो छात्रों को आत्मनिर्भर बना सके। एवं फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग, सरकार प्राथमिक विद्यालयों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करे। एंड 5 ऑप्शन देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन और संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार, जिला परिषद और नगर पालिकाओं आदि स्थानीय निकायों को सौंप देना चाहिए उसको। आगे देखते हैं 6 पॉइंट हमारा, स्थानीय निकाय द्वारा स्थायी और पृथक कोष का निर्माण किया जाना चाहिए। गांव शहर के विद्यालयों के लिए अलग अलग कोषों का निर्माण किया जाए, जिसमें गांव के व्यय किए जाने वाले धन का उपयोग नगरों में ना किया जाए। आयोग ने आदेश दिया है कि धनराशि केवल प्राथमिक शिक्षा के लिए विकास के लिए की जाए। ठीक है ना। आगे देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में पहले से समाविष्ट विषयों के अतिरिक्त अन्य उपयोगी विषय जैसे चिकित्सा विज्ञान, कृषि, वही खाता, ये सब क्षेत्र मिति, गणित आदि सम्मिलित किए जाने चाहिए। संपूर्ण देश में ही पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसे स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आयोग ने अध्यापकों को प्रशिक्षण पर बल दिया और स्थान पर नॉर्मल स्कूल खोलने के लिए सिफारिश की। प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना ऐसे स्थान पर की जाए जहां अधिक से अधिक प्राथमिक विद्यालय हों। कम से कम एक नॉर्मल स्कूल एक प्रांतीय निरीक्षक में क्षेत्र में आ जाए। ठीक है ना। प्रत्येक निरीक्षक का कर्तव्य कि वह नॉर्मल स्कूल की सफलता के लिए अपने अधीन प्रशिक्षण विद्यालय में रुचि ले और छात्र छात्राओं में प्रशिक्षण के प्रति प्रेरणा उत्पन्न करें। प्राथमिक विद्यालय पर व्यय करने के लिए जो धनराशि निश्चित की जाए, उस पर प्राथमिक विद्यालयों का पूर्ण अधिकार रहे। स्वतंत्रता के उपरांत देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थान को स्वीकार किया। शिक्षा द्वारा ही लोकतांत्रिक समाज का निर्माण किया जा सकता है। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता को संभव बना सकती है। संभव, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ये अनिवार्य समझा जाने लगा है। अब हम लोग आगे टॉपिक देख लेते हैं, जो मेन टॉपिक वही देखते हैं, शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसको हम देख लेते हैं जल्दी। तो शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य, शिक्षा आयोग ने कहा कि कृषि एवं उत्पादन की वृद्धि हेतु विज्ञान को कृषि एवं उत्पादन कार्यों से जोड़ दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा को अधिक से अधिक व्यावसायिक रूप में प्रदान किया जाए तथा उच्च शिक्षा में कृषि शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। आयोग ने कहा है, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करने के लिए शिक्षा के सब स्तरों पर सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा का अध्ययन अनिवार्य बना देना चाहिए। प्रत्येक शिक्षा संरचनाओं में सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा के कार्यक्रम को आरंभ किया जाना चाहिए। सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायता देने के लिए सरकार द्वारा उपयुक्त भाषा नीति का निर्माण किया जाना चाहिए तथा मातृभाषा अर्थात प्रादेशिक भाषा को सब स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। अंग्रेजी में शिक्षण एवं अध्ययन को विद्यालय स्तर से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सभी पाठ्यक्रम नागरिक संविधान सिद्धांत एवं लोकतांत्रिक समाजवादी के स्वरूप को विशेष स्थान देना चाहिए। इस तरीके से आगे देखते हैं, ये सब हो गया, ये तो हमने देख लिया था। आगे पॉइंट, शिक्षा की रचना का विस्तार, ये काफ़ी वो इम्पोर्टेंट था। अब हम ये टॉपिक देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये टॉपिक ये इस तरीके से बना देंगे तो आपको काफ़ी एग्जाम में नंबर मार्क्स दे सकता है। वो भी आप याद रखना है, शिक्षा वाला फिगर। ठीक है ना। विद्यालय और हमने आपको बताया था स्कूल, मिडिल स्कूल और उच्च विद्यालय, इस तरीके से आपको याद करना था। अभी आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आपको दिखा देंगे। 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा, 2 वर्ष की उच्च स्तरीय माध्यमिक शिक्षा, ओके, 3 या 2 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा, 3 वर्ष की उच्च
प्राथमिक शिक्षा 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा एंड 1 से 3 वर्ष की पूर्व विद्यालय शिक्षा। इसको आप बनाना चाहें, समझना चाहें तो कर लें थोड़ा सा अपनी कॉपी पर। विद्यालय संकुलों का यथाशीघ्र निर्माण किया जाना चाहिए। यह संकुल में एक माध्यमिक स्कूल और उसके समीप सब प्राथमिक स्कूल होने चाहिए। प्रत्येक स्कूल के सब स्कूल द्वारा सामूहिक रूप से स्तरों के उन्नयन के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। अध्यापक की स्थिति, ये भी हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है अध्यापकों की स्थिति। ये इतना आपको पता चल जाएगा तो आप ये टॉपिक किसी भी प्रश्न में रख सकते हैं अगर वहाँ पर अध्यापक के बारे में पूछा गया तो हम देखते हैं अध्यापकों की स्थिति। आयोग ने शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक स्थिति को सुधारने की सिफारिश की। इसके लिए अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन करने, वेतन क्रम प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात दोहराने, योग्यताओं के आधार पर पदोन्नति देने, अध्यापक कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ करने, शिक्षकों के अध्यापक कार्य के घंटों को निश्चित करने, सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षक के वेतन क्रमों में समानता के सिद्धांत को अपनाने में सुझाव दिए। इसके अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति को प्रोत्साहित करने, आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले अध्यापकों को विशेष मत देने वाले शिक्षकों को राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता देने तथा राष्ट्रीय पुरस्कार योजना चालू करने के संबंध में परामर्श दिए हैं। ये सब ठीक है ना। आगे हम ये भी देख लेते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अध्यापक प्रशिक्षण, शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए आयोग ने सुझाव दिए कि अध्यापक प्रशिक्षण को उन्नत किया जाए। नंबर फर्स्ट है अध्यापकों को अध्ययन की अधिक सुविधा दी जाए। दूसरा पॉइंट, विश्वविद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण को स्थान दिया जाए। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधि तथा शिक्षण सामग्री, शिक्षण पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाए जाए। और 4 पॉइंट है, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो स्थानक प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की होनी चाहिए और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के अध्यापकों के पास या तो शिक्षा में MA की उपाधि होनी चाहिए या B.Ed की उपाधि के साथ साथ कोई स्नातक उपाधि होनी चाहिए। इस तरीके से बताया। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये वाला टॉपिक काफ़ी सही है जिससे आपको थोड़ा सा नॉलेज और मिल जाएगा। विद्यालय शिक्षा विस्तार, आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए। नंबर फर्स्ट, सन 1975 से 76 तक देश के सभी बच्चे होंगे यहाँ पर, सभी बच्चों हेतु 5 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। 1975-76 में आदेश दिया था। आगे देखते हैं, सन 1985-86 तक देश के सब बच्चों के लिए 7 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की योजना पूर्ण कर दी और प्राथमिक संविधान द्वारा प्रतिपादित लक्ष्य की प्राप्ति हो जानी चाहिए बताया। अपव्यय व अवरोधन को अधिक से अधिक कम करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, सब बताएं। आगे देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना इस प्रकार की जानी चाहिए कि लोअर प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल किसी बालक के घर से क्रम से 103 मील की दूरी पर ही हो, मतलब 1 से 3। ये टॉपिक याद रखना जिससे आपको मतलब लिख दोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। हमें देखते हैं, जो बालक निम्न शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने अध्ययन न करना चाहते हो उनके लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला पाठ्यक्रम सुधार देखते हैं हम लोग। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे हम लोग कुछ अलग टॉपिक देख लेते हैं, इतना काफ़ी है। ये वाला टॉपिक काफ़ी सही है, ये देखते हैं। 1952 प्रशिक्षु चर्चा करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? चर्चा उपरांत प्रशिक्षु स्पष्ट करें कि आर्थिक एवं तकनीकी विकास के दौर में उपलब्ध संसाधन का अधिकतम लाभ उठाने तथा जन जन तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर जन लिखा दोस्तों, सॉरी, जन तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक मार्ग शिक्षा है। अतः भारत सरकार ने सन जनवरी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करने की घोषणा की, जो सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से प्रसिद्ध। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कुल 12 खंडों में बांटा गया। तो ये टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं दोस्तों। अगर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।